नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि बापना द्रव्य गुण प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 22 अप्रैल है, जो कि वर्ल्ड अर्थ डे है। वर्ल्ड अर्थ डे हमें ये सिखाता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हमें नेचुरल लाइफ जीनी है। तो यही हमारा द्रव्य गुणम के थ्रू प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइफ जिए। जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स उपलब्ध है उनका उपयोग करके हेल्थ कैसे बनाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स लगाए। इस बार का 2020 का जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। मीन्स कि हम पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप सभी को वर्ल्ड अर्थ डे की शुभकामनाएं देती हूँ तथा हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक जीवन जी सके। इसी कड़ी में आज हम जिस मेडिसिनल प्लांट या द्रव्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दाड़िम। दाड़िम, जिसे कि हिंदी में अनार कहते हैं, गुजराती में दाड़म, इंग्लिश में पोमीग्रेनेट कहते हैं, या इसे चाइना एप्पल भी कहा जाता है। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे द्रव्य की जो कि फूड है एज वेल एज मेडिसिनल प्लांट भी है। उसकी दोनों ही प्रॉपर्टीज है, आहार भी है और औषध भी है। इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों के सिनोनिम्स बताए गए हैं। सिनोनिम्स जो है वो पर्याय जो है हमें कई बार उसके स्वरूप के बारे में जानकारी देते हैं, कई बार कर्म के बारे में जानकारी देते हैं, कई बार उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस तरह से जो दाड़िम है उसके आयुर्वेद में पर्याय कहे गए हैं। दाड़िम जो अर्थ, दाड़िम खुद का नाम है, उसका अर्थ होता है कि जो दार्यति इति दाड़िम, जो ओपन हो जाता है, दैट इज दाड़िम। एज वेल एज दंत के समान इसके बीज रहते हैं, इसलिए भी इसे दाड़िम कहा जाता है। इसका दूसरा पर्याय है करक, क्योंकि वो कट ओपन होता है इसलिए करक उसका एक नाम दिया गया है। दंत बीज एक पर्याय है, मतलब उसके जो बीज होते हैं आपने देखे होंगे, दांतों की तरह जमे हुए बीज होते हैं, इसलिए दंत बीज। मणि बीज, क्योंकि बीज जो होते हैं इतने सुंदर होते हैं कि वो मणियों की तरह लगते हैं, खास करके माणिक्य जो होता है तो माणिक्य की तरह उसके बीज दिखते हैं, इसलिए मणि बीज इसका एक पर्याय है। रक्त बीज भी इसका एक पर्याय है। रक्त बीज मतलब कि लाल कलर के बीज होते हैं, इसलिए इसका रक्त बीज एक पर्याय दिया गया है। इसके अलावा लोहित पुष्पक एक इसका पर्याय है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लाल होते हैं, इसीलिए लोहित पुष्पक एक इसका पर्याय आयुर्वेद में दिया गया है। इसके पत्ते जो होते हैं थोड़े से डार्कर ग्रीन होते हैं, तो इसका एक पर्याय दिया है नीलच्छद या नील पत्र, नीले कलर। ये आपको जानकर आयुर्वेद में नीलच्छद दिया है और जानकर हमें ये खुशी भी होती है कि जो पर्याय है वो कितना रिलेवेंट है, कि इसको जब विनेगर में डुबाया जाता है तो इससे नील इंक बनती है, इसलिए नीलच्छद या नील पत्र इसका एक पर्याय है। ये पथ्यकारी भी इसका एक पर्याय है, क्योंकि ज्वर में इसको पथ्य कहा गया है। इसके अलावा भी ये आहार द्रव्य है तो सदैव पथ्य होता है, इसलिए पथ्यकारी ये इसका पर्याय है। आज हम अनार, दाड़िम, पोमेग्रेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका लेटिन नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली प्यूनिकेसी, जो कि लेथेरेसी की सब फैमिली मानी जाती है, उसका एक मेंबर है ये। हैबिटेट की मैं बात करूं तो ये ओरिजिनली इट इज नेटिव टू इंडिया। भारत में बहुत पुराने समय से इसको उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के पुरातन ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ईरान और इंडिया दोनों का नेटिव इसको माना जाता है। इंडिया में भी खास करके नॉर्दर्न साइड इसका नेटिव प्लेस माना जाता है। अभी सारे लगभग पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। एशिया में, एशिया के देशों में जैसे कि चाइना वगैरह में भी इसका कल्टीवेशन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अब तो यूरोप में और कैलिफोर्निया वगैरह में भी इसका कल्टीवेशन शुरू हो गया है। इसके हैबिट या स्वरूप की बात करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अनार का पेड़ जो होता है ये 10 से 15 फीट जितना ट्री होता है या फिर श्रब होता है। इसकी जो बार्क होती है वो ग्रेइश कलर की होती है, और जो इसकी ब्रांचेस होती है उसके एंड पे आपको कई बार कांटे देखने को मिलेंगे। इसके जो पत्ते हैं अगर हम देखें तो अपोजिट लीव्स होती है और सिंपल लीव्स होती है। लीव्स जो होती है लगभग 3-4 इंच लंबी और आधा से 1 इंच चौड़ी होती है। लीफ बहुत ही चमकीली और डार्क ग्रीन कलर की होती है।
इस शेप जो है वो लेंसियोलेट होता है। इसके फूल की मैं बात करूं तो इसके फूल बहुत सुंदर लाल कलर के होते हैं, और इसका फल जो है उसका जो बार्क होता है, आउटर बार्क, फ्रूट बार्क भी एक उपयोगी अंग है इसका। तो फ्रूट बार्क जो होती है, फ्रूट बार्क रेडिश कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की भी मिलेगी कई जगह पे आपको, धीरे धीरे थोड़ी टिंज कभी कभी पर्पलिश भी मिल सकती है। तो फ्रूट बार्क या जो फल की त्वक होती है, फल की जो छाल होती है वो थोड़ी मोटी होती है। इसके बाद अंदर अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें सेप्टास मिलते हैं ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर बीज बहुत ही सुंदर तरीके से इसके अरेंज्ड रहते हैं। एक अनार में लगभग 800 से 850 के बीज पाए जाते हैं। इसके जो बीज होते हैं, जो जिसको सैक भी कहा जाता है कहीं, उसके अंदर भी एक छोटा सा बीज मिलता है। बीज जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर लाल कलर के, लगभग आधे सेंटीमीटर जितने होते हैं। दे आर वेरी पल्पी, जूसी। सो ये इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी था, जिसका ट्री जो कि भारत में लगभग सब जगह देखा जाता है, खास करके महाराष्ट्र और उधमपुर में इसकी खेती की जाती है, जम्मू जिले में, और उधमपुर जो है इसका बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो इस तरह से इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। अब अगर मैं गुण कर्मों की बात करूं तो उससे पहले आयुर्वेद में दाड़िम जो है उसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। उसके अनुसार दाड़िम जो है उसको आयुर्वेद ने 3 प्रकार का माना है। पहला है मधुर, मतलब कि जो स्वाद में मीठा होता है। दूसरा है स्वादु अम्ल, स्वादु अम्ल मीन्स मीठा और फॉलोड बाय अम्ल रस होता है। और तीसरा अम्ल जो कि पूरी तरह से खट्टा होता है। ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आयुर्वेद का, क्योंकि जितने भी इसके गुण कर्म होते हैं वो स्वाद के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही होते हैं। तो जो अनार है उसको 3 वैरायटी का आयुर्वेद में कहा गया है। मधुर मतलब मीठा, स्वादु अम्ल मीठा और अम्ल मतलब सिर्फ अम्ल रस वाला। मधुर वैरायटी जो होती है वो लघु स्निग्ध होती है। मधुर उसका रस है, मधुर विपाक है, और उसका वीर्य की जहाँ बात करें तो कई आचार्यों ने उष्ण कहा है, तो कुछ आचार्यों ने इसको अनुष्ण कहा है। अनुष्ण का मतलब होता है न गरम न ठंडा। इस तरह से मधुर की वैरायटी की मैंने बात की। अब स्वादु अम्ल की बात करूं तो मधुर अम्ल उसका रस होता है, वो कफवात शामक होता है। तीसरी वाली वैरायटी जो अम्ल वैरायटी है वो मतलब पूरी तरह से खट्टी होती है, और अम्ल वैरायटी जो है उसका रस खट्टा होता है, अम्ल सॉर इन टेस्ट। उसका जो विपाक होता है वो भी अम्ल होता है, और उसका रुक्ष गुण होता है, जबकि मधुर वैरायटी में स्निग्ध गुण पाया जाता है। इसका दोष कर्म भी ये कफ शामक होगा, लेकिन कफ शामक होगा लेकिन पित्त प्रकोपक होगा। अगर हम मधुर वैरायटी की बात करें कर्मों की तो आचार्य चरक ने जहां इसका वर्णन किया है तो महाकषाय में उन्होंने रद्य महाकषाय में इसे लिया है, और दूसरा है छर्दी निग्रहण। चरक संहिता के महाकषाय की बात करें तो चरक संहिता के महाकषाय एक प्रकार का औषध द्रव्यों का क्लासिफिकेशन है, जिस क्लासिफिकेशन में कर्म के हिसाब से आचार्य चरक ने 10-10 द्रव्यों के एक ग्रुप बनाए हैं, और जो 10 द्रव्यों का जो कॉमन कर्म होता है उसके हिसाब से उस ग्रुप का नाम दिया गया है। तो अनार को वहां पर उन्होंने हृदय महाकषाय में लिया है, मतलब जो हृदय को अच्छा लगता हो, मतलब जो रोचन करता हो, एज वेल एज कई कमेंटेटर्स ने उसका अर्थ निकाला है जो हृदय के लिए हितकारी हो। तो इस प्रकार से हृदय महाकषाय और छर्दी निग्रहण। छर्दी मतलब वमन, तो वमन को जो रोकने वाला होता है, जो उल्टी को रोकने वाला द्रव्य होते हैं, उसमें इसकी गणना की गई है। और आचार्य सुश्रुत ने इसको परुषकादि वर्ग, जहाँ पे उन्होंने फलों का वर्णन किया है, वहां इसका वर्णन किया है। भाव प्रकाश की बात करें तो इसके कई सारे कर्म उन्होंने बताए हैं, जैसे कि तृष्णा हर, दाह हर, ज्वरग्न, हृदय रोग हर, मुख दोष हर। इसको कई सारे ओरल बकल कैविटी के जो रोग होते हैं, दांतों के जो रोग होते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो छाल होती है और इसके बीज, वो दोनों को ही ग्राही कहा गया है। ग्राही मतलब जो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा इसको एक अच्छा शुक्रल माना गया है तथा मेधावर्धक भी माना गया है। तो ये इसके आयुर्वेद के उपयोग है। इसके यूजफुल पार्ट की मैं बात करूं, कई बार हमें लगता है कि जो फ्रूट्स है उनके यूजफुल पार्ट सिर्फ फ्रूट ही होता है, लेकिन फ्रूट के अलावा इसके यूजफुल पार्ट
जो है फ्रूट की जो छाल होती है, जो दाडिम की छाल होती है, दाडिम की छाल भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसमें। इसके अलावा दाडिम का जो बार्क होता है, स्टेम बार्क इज ऑल्सो यूजफुल और रूट बार्क इज ऑल्सो यूजफुल। सो इस तरह से दाडिम के मैं बात करूं तो दाडिम के बीज, दाडिम की छाल मतलब फल की छाल, दाडिम के रूट की छाल और मूल इटसेल्फ, रूट भी यूज की जाती है, और इसकी जो बार्क होती है स्टेम बार्क वो भी यूज की जाती है। इसके सीड एक्सट्रैक्ट को कई सारी जगहों पे यूज किया जाता है और उनकी बहुत वाइड रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पाई गई है। दाडिम के आयुर्वेद के कर्म देखने के बाद, गुण कर्म देखने के बाद, अब हम इस बात पे आते हैं कि इसका हम प्रयोग कैसे करें, इसका आमिक प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। हमारे जो द्रव्य गुण के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं और जो बर्डिंग हमारे द्रव्य गुण स्कॉलर्स हैं, तो हमारे लिए प्रॉपर थेरापेटिक यूज जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी द्रव्य का उसके प्रॉपर्टीज जानने के बाद हाउ वी शुड अप्लाई इट, वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसका प्रॉपर डोज आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मेथड, उसके अनुपान, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखते हैं कि दाडिम जो कि एक बहुत उपयोगी द्रव्य है, तो उसके थेरापेटिक यूजेस क्या क्या है। व्रण में जब वुंड कोई होता है तो वुंड में इसके दाडिम की जो छाल होती है उसका क्वाथ बना के और उसको उससे वुंड को धोते हैं। आगे चल के जब हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज देखेंगे तो ये पाया गया है कि इट इज वेरी गुड वुंड हीलिंग भी करता है, एज वेल एज स्कार को भी हील करता है। मुख और कंठ के रोग मतलब मुंह के और गले के रोगों में इसका जो फल का जो छिलका होता है, फल त्वक जो होती है, उसका क्वाथ बना के मतलब उसका उकाड़ा या उसका काढ़ा बना के और उससे गार्गल्स किए जाते हैं। दांत के रोगों में भी और मुंह के रोगों में ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये जीआईटी ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी पाचन संस्था के ऊपर काम करने वाला एक बहुत अच्छा द्रव्य है। जैसे मैंने बोला, इसको ये एक अच्छा दीपन पाचन माना गया है। तो अरुचि मतलब भूख न लगना, एनोरेक्सिया जिसको हम कहते हैं, उसमें इसके बीज जो है वो मुंह में रखने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा इसके बीज का चूर्ण भी यूज किया जाता है। दाडिम अष्टक चूर्ण आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, दाडिम अष्टक चूर्ण, जिसमें दाडिम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये जो चूर्ण है वो भी अरुचि, इंडाइजेशन, इन सब, अग्निमांद्य, अरुचि, इन सब में यूज किया जाता है। इसके अलावा चूंकि ये ग्राही है इसलिए इसका प्रयोग अतिसार और प्रवाहिका में भी किया जाता है। अतिसार और प्रवाहिका में इसका जो फल है उसका छिलका, उसका उकाला बना के दिया जाता है, वहां पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पाया जाता है। बाल अतिसार, ये एक इम्पॉर्टेंट यूज इसके फूलों का दिया गया है। बालातिसार मतलब बच्चों के डायरिया में इसके फूल की जो कली होती है, पुष्प कलिका मतलब फूल पूरा खिलने से पहले जो पुष्प कलिका होती है उसको बकरी के दूध में घिस कर और जिस बच्चे को डायरिया अतिसार है उसको चाटने के लिए दिया जाता है, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट इसकी एक्टिविटी होती है कृमिघ्न। तो कृमिघ्न जो होती है, इसकी जो मूल होती है, इसके मूल को बहुत अच्छा कृमिघ्न माना गया है। तो इसकी जो मूल त्वक होती है उसको ले लिया जाता है, उसका उकाला बनाया जाता है या फिर उसका चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। तो मूल का जो चूर्ण होता है उसको 10 से 20 ग्राम पेशेंट को डोज दी जाती है, सुबह खाली पेट दी जाती है ये। फिर उसके बाद जो पेशेंट है कृमि रोग का, उसको दिन भर उपवास कराया जाता है और दूसरे दिन सुबह जो है उसको कैस्टर ऑयल मतलब एरंड का तेल देके विरेचन कराया जाता है। इससे सारे कृमि जो है वो बाहर निकल जाते हैं। कई आचार्यों ने, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको डिवाइडेड डोज में देने के लिए भी कहा है कि चूर्ण, मूल त्वक का जो चूर्ण होता है उसको 10 ग्राम मतलब टोटल दिन में 10 ग्राम दे दीजिए। पेशेंट को हल्के भोजन पे रखिए अगर वो उपवास नहीं कर सकता है तो, और अंत में उसे विरेचन दे दीजिए, तो कृमि जो है वो जितने भी वो बाहर निकल जाएंगे। इसका जो ये इसके मूल त्वक है उसका कई सारे देशों में इसका यूज किया जाता है एज ए एंटीहेल्मिंटिक। कास की बात करूं, उधरस में या खांसी में, कफ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो अनार का छिलका होता है वो छिलके का काढ़ा बना लिया जाता है। काढ़ा बनाने की विधि एक बार फिर से मैं आज रिपीट करती हूँ कि जब भी हमको किसी द्रव्य का काढ़ा बनाना है तो एक भाग वो द्रव्य लेंगे, फिर उसका 16 गुना पानी लेंगे और 16 गुना पानी को उबालने रखेंगे। और जब वो 1/4 हो जाएगा मतलब द्रव्य से 4 गुना, अगर आपने 160 ml पानी लिया है तो जब 40 ml जैसा पानी बचे आपके बर्तन में, तब
उसको बंद कर दीजिए और उसको छान के ये जो काढ़ा है वो गर्म ही उपयोग करना चाहिए। तो कास में इसके फल का जो छिलका होता है, फल त्वक का उपयोग किया जाता है। मूत्र कृच्छ में भी इसके स्वरस का यूज करते हैं। दाड़िम का स्वरस, उसकी आगे मैं बात करूंगी, उसकी बहुत हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। ज्वर में भी मतलब फीवर जब आता है तो फीवर में इसको पीने के लिए दिया जाता है। तो फीवर की वजह से जो कमजोरी होती है वो कमजोरी दूर हो जाती है। छर्दी मतलब वमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उल्टी में इसका जूस दिया जाता है, एज वेल एज इसका चूर्ण भी दे सकते हैं। उसको जूस को शहद के साथ दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ओरल कैविटी के रोगों में ये बहुत अच्छा होता है। और चूंकि अनार में मधुर रस और कषाय अनुरस होता है, तो कषाय रस और उसके छिलके में कषाय रस काफी मात्रा में पाया जाता है। तो कषाय रस की वजह से ये दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। तो जो अनार का छिलका होता है उसको सुखा लिया जाता है, फिर उसको सुखाने के बाद उसका चूर्ण कर लिया जाता है। और वो चूर्ण जो है वो काली मिर्ची जो आती है, मरीच जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, या ब्लैक पेपर जिसको कहा जाता है, उसके साथ इसका एक मंजन बना लिया जाता है। 2 मात्रा अगर चूर्ण अनार चूर्ण की लेंगे तो बिल्कुल 1 मात्रा मरीच की लेंगे। और फिर वो दांतों और मसूड़ों पे घिसने से दांत और मसूड़े जो है वो मजबूत हो जाते हैं और जिंजीवाइटिस वगैरह जो रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा उसका क्वाथ जो है उसको एज ए गार्गल या माउथ वॉश की तरह यूज किया जा सकता है। इपिस्टेक्सिस, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो गर्मी में कई बार इपिस्टेक्सिस, नसकोरी फूटना, ये जिसको बोलते हैं नाक में से लोही आना, नाक में से खून होना, नेजल ब्लीडिंग होती है। तो उस नेजल ब्लीडिंग में 2 से 3 बूंद अनार का जूस जो है वो नाक में नस से दिया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। स्प्लीनोमेगेली, आयुर्वेद में इसे प्लीहा रोग हर कहा गया है। तो स्प्लीनोमेगेली में इसका जो रूट होता है उसका चूर्ण दूध के साथ इंडिकेटेड किया गया है। अगर स्मृति नाश में भी मेमोरी लॉस, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं ओल्ड एज में, मेमोरी लॉस में अगर उनको इसका जूस रोज एज ए पथ्य या फूड के रूप में भी हम दे तो उनको जो स्मृति नाश जो उम्र की वजह से हो रहा है तो मेमोरी लॉस जो है वो रोका जा सकता है और उनकी स्मृति को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। आगे चल के जब हम इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे तो जब इसके एक्सपेरिमेंट किए गए तो पाया गया कि ये एक अच्छा न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है और इसका इफेक्ट जो है वो अल्जाइमर्स डिसीज में अच्छा पाया गया है। केमिकल कंपोजिशन की अब हम बात करते हैं। दाड़िम, अनार या पोमीग्रेनेट जो है, जो कि ग्लोबली हर जगह एक फूड की तरह यूज किया जाता है और औषधि की तरह भी कई सारे देशों के जो हर्बल फार्मेकोपिया है उसमें पोमीग्रेनेट का वर्णन पाया जाता है। तो इसको कई सारे देशों में औषधि इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं, ऐसे क्या केमिकल कंपोजिशन है जिसकी वजह से इतनी सारी इसकी एक्शंस होती है। चूंकि एक आहार है, इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू की मैं बात करूं तो इसके 100 ग्राम में लगभग 83 किलो कैलोरीज एनर्जी पाई जाती है। चूंकि जो अनार का बीज होता है उसमें वो बहुत जूसी होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है लगभग 77 से 78% जैसा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। प्रोटीन 1.67 ग्राम होता है 100 ग्राम्स में। लिपिड्स 1.17 ग्राम होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 18 से 19 ग्राम या 18 से 19% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इट इज वेरी रिच इन विटामिन सी मिलता है, थायामीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन के अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन ई और विटामिन के भी पाया जाता है। मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो ये मिनरल्स में भी बहुत रिच है। तो अनार जो होता है उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ये देखिए आप इतने सारे मिनरल्स इसमें मिलते हैं। जो कि मिनरल, आपको पता है कि विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बहुत सारी, उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये एक रिच सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का। इसके अलावा इसमें काफी सारे दूसरे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, जिनकी वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें कई सारे पॉलीफिनॉइल्स पाए जाते हैं जिसमें कि फ्लेवेनॉइड्स मेन होते हैं। गैलोटेनिन्स मिलते हैं इसमें। इसके अलावा जैसे मैं
पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं उनमें काफी मात्रा में एंथोसायनिन मिलता है। एंथोसायनिन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसमें भी एंथोसायनिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड भी पाया जाता है। इसकी जो बार्क होती है उसमें भी वो, जैसे मैंने बोला आपको, कषाय रस की होती है, तो इसमें कई सारे टेनिन्स पाए जाते हैं। इसकी रूट और स्टेम बार्क में भी उनकी भी बहुत अच्छी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज है और उनमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से अनार जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। हमने देखा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कम मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो हम देखते हैं। क्यों अनार या दाड़िम जो है वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से लेके आयुर्वेद के बाद के सारे ग्रंथों में उपयोगी माना गया है, तथा इसको अलग अलग देशों के फार्माकोपियन ने भी एक मान्य द्रव्य की तरह लिया है। तो जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जो भी द्रव्य एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज या एक्टिविटी जिसमें पाई जाती है वो बहुत अच्छे प्रोटेक्टिव होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, कैंसर में भी बचाते हैं और कई सारी जो बीमारियां होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में होता है उसको कम करते हैं और एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं। तो इसका जो सीड एरिल होता है उसमें, इसके जूस में, उन सभी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई गई है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि पोमीग्रेनेट जो होता है उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है वो रेड वाइन या ग्रीन टी से भी ज्यादा पाई गई है। इससे हम इस चीज का महत्व समझ सकते हैं कि पोमीग्रेनेट जूस को, अनार के जूस को अगर हमारे डेली रूटीन में फॉलो किया जाए तो उससे कितनी एनर्जी और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें प्राप्त होंगे। तो एक स्टडी के अनुसार रेड वाइन या ग्रीन टी से भी ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई है। इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटीज का फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या पायलट स्टडीज भी करी गई है। उसमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर और लंग कैंसर सेल्स जो है इनके खिलाफ इनकी एक्टिविटी इसकी पाई गई है। इसके अलावा इसका जो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है उसको एक अच्छा एनाल्जेसिक पाया गया है, दर्द निवारक पाया गया है। इसकी अच्छी एंटीवायरल एक्टिविटी भी पाई गई है। एंटीवायरल में खास करके इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके खिलाफ ये अच्छा काम करता है। इसका जो पील का एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कि इसके छिलके का एक्सट्रैक्ट है, उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ उसकी अच्छी एंटीवायरस एक्टिविटी पाई गई है। और कुछ फूड बॉर्न जो वायरस होते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, उन सब में भी इसकी अच्छी एक्टिविटीज पाई गई है। तो इस तरह से ये जो दाड़िम है इसकी एंटीवायरल, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज की भी इसकी स्टडीज हुई है, जिसमें कि इसको स्टेफिलोकोकस ओरियस और कई सारे जो माइक्रोब्स है उनके खिलाफ अच्छा पाया गया है। कई सारे फंजाई जो होते हैं उनके लिए भी एंटी फंगल इसकी एक्टिविटीज पाई गई है। एंटी डायरियल एक्टिविटीज, तो इसकी जो सीड होता है, सीड एक्सट्रैक्ट की बहुत अच्छी एंटी डायरियल एक्टिविटी पाई गई है। कुछ एनिमल स्टडी की गई जिसमें कैस्टर ऑयल से डायरिया इंड्यूस किया गया। उसके बाद जब इसके सीड के एक्सट्रैक्ट की एक्टिविटी देखी गई तो इसको एक अच्छा एंटी डायरियल पाया गया। इसकी अच्छी एंट हेलमेंटिक एक्टिविटीज, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आयुर्वेद में भी इसको कृमि ने कहा गया है और कृमि रोग के लिए इसके मूल की त्वक को वहां प्रयोग किया गया है। तो इसकी अच्छी एंट हेलमेंटिक एक्टिविटी जो है मॉडर्न साइंस की स्टडीज में भी पाई गई है। इसके अलावा इसको बहुत सारे देशों में इसका जो रूट होता है उसको टैप फॉर्म के लिए एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। इसकी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटीज भी है, प्लेटलेट के एग्रेगेशन को ये रोकता है। इसको एक अच्छा एंटी ऑस्टियोपोरोटिक पाया गया है, चूंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट भी हाई रहता है और ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती है उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, इसीलिए ये एक अच्छा एंटी एजिंग भी है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में जो कमजोरी होती है उसको ये कम करता है और वहां पर जो सेल्स होती है उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाता है। सीएनएस इफेक्ट की मैं बात करूं तो ये एक अच्छा मेमोरी इन्हांसर होता है। इसको जब सप्लीमेंट दिया गया
एनिमल स्टडी की गई, उनको फ्लावर का एक्सट्रैक्ट दिया गया तो पाया गया कि जो मेमोरी है वो इससे बढ़ जाती है, लर्निंग और मेमोरी को ये एनहांस करता है। इसके अलावा इसके जूस की इश्केमिक ब्रेन इंजुरी जो है उसमें उसको अच्छा न्यूरोप्रोटेक्टिव पाया गया है। इसमें स्पर्म प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी पाई गई है। इसके अलावा जैसे कि आयुर्वेद में भी इसको दंत के रोगों में यूज करने के लिए कहा गया है। मुख रोग और कंठ रोग में इसके जो पील होती है, इसका जो छाल होता है, उसके क्वाथ को यूज करने के लिए कहा गया है। तो एक अच्छा एंटी जिंजीवाइटिस कहा गया है। जिंजीवाइटिस जो एक डिसीज होती है उसमें ये अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये पाया गया है कि अगर इससे माउथ वॉश बनाया जाए तो वो जो माउथ वॉश होता है वो एक अच्छा एंटी प्लेक एक्टिविटी करता है दांतों के लिए। मतलब प्लेक जमा होने से जो दांत में मेल जमा होता है उसको वो रोकता है। इसके अलावा पेरिडोंटाइटिस में इसका यूज किया गया तो वहां पर भी इसके अच्छे रिजल्ट पाए गए क्लिनिकली जब देखा गया तो। इसके अलावा इसकी अच्छी कार्डियो प्रोटेक्टिव, आचार्य चरक ने इसको रद्य कहा है, तो इसकी अच्छी कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज जो है वो पाई गई है। इसके अलावा इसको अच्छा हाइपो कोलेस्ट्रेमिक मतलब हाइपरलिपिडीमिया में भी ये उपयोगी होता है। एक अच्छा एंटी हाइपरटेंसिव इसे पाया गया है। एंटी डायबिटिक की बात करूं तो इसके फ्लावर की कुछ स्टडीज हुई है जिसमें इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट पाया गया है। जैसे कि मैंने बोला ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसलिए स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो स्किन के लिए इसको फोटो प्रोटेक्टिव बताया गया है। मतलब गर्मी के सीजन में या जब भी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, खास करके यूवी रेस का जब एक्सपोजर होता है, तो अगर इसके जूस का हम खाने में या कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्किन के जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं उनमें भी पोमीग्रेनेट के एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं, तो वो एक अच्छा फोटो प्रोटेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा स्किन के लिए स्किन वाइटनिंग मतलब जो स्कार्स होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो स्किन को वाइट नहीं कर सकता है। जो स्किन का नेचुरल कलर होता है वो नेचुरल कलर को वो जन्म से होता है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस कलर को अच्छा बनाया रखा जा सकता है, उसकी टोन को टेक्सचर को मेंटेन किया जा सकता है। और जो धूप से, पॉल्यूशन से और दूसरे जो एक्सपोजिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से स्किन में जो डलनेस आ गई है, जो स्किन में जो डार्कनेस आ गई है, जो स्कार्स आ गए हैं, उन सबको ये सारी चीजें जो है वो अच्छा कर सकती है। तो पोमीग्रेनेट के एक्सट्रैक्ट में भी अच्छी स्किन लाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी पाई गई है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, हिपेटोप्रोटेक्टिव, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी इसकी पाई गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसका फ्रूट जूस एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, फोटो एक्टिव होता है, एंटी डायरियल होता है। इसके अलावा इसके बाकी पार्ट्स भी जो है वो उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिविटी पाई गई है, एंट हेलमेंटिक होते हैं, अच्छा क्रमिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अदर यूजेस। दाड़िम को मेडिसिनली भी यूज किया जाता है। लगभग पूरे ग्लोब में सारे देशों में इसका एज ए मेडिसिन यूज होता है, इसका एज ए फूड प्रयोग होता है। दाड़िम के बीज को सुखाने के बाद उसको एज ए स्पाइस यूज किया जाता है, जिसको अनारदाना कहते हैं। अनारदाना के नाम से मार्केट में मिलता है और इंडियन के अलावा कई सारे इंटरनेशनल क्यूजिन्स में अनारदाना जो है वो आइसक्रीम की टॉपिंग्स में, केक की टॉपिंग्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको सारी कंट्री में ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। अभी आज जैसे मैंने आपको बात की कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये जो प्लांट्स है ये क्या करते हैं, तो इसकी रूट्स जो होती है वो बहुत डीप होती है। तो ये दाड़िम की जो रूट्स है ये सॉइल के इरोजन को रोकती है, ये मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो वहाँ रिवर के बैंक्स में और उधर इसको लगाया जाता है ताकि मिट्टी जो है वो पानी में बह के ना चली जाए। तो एक तरह से सॉइल इरोजन को भी रोकती है एज वेल एज बाढ़ वगैरह को भी प्रोटेक्ट करती है। तो इस प्रकार से इसका एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। इसी के अलावा एक और चीज इसमें पाई गई है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इसके छिलकों को जब उसके छिलके के पाउडर को जब यूज किया गया तो वो इसके लिए बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। तो हम केमिकल ट्रीटमेंट की बजाय बहुत सारी नेचुरल चीजों को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उनमें से एक ये दाड़िम हो सकता है।
कई बार छिलके जो है फल के फेंक दिए जाते हैं कि उनको अनुपयोगी माना जाता है, लेकिन छिलकों का भी बहुत सारा अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो इसके जो छिलके हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बाद में उसको डिस्पोजल करने के लिए उसको सीमेंट के अंदर उसको डिस्पोज किया जाता है। तो इन्वायरमेंट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां है वो इंक बनाने के लिए काम में ली जाती है। इनको विनेगर में डाल दिया जाता है तो एक अच्छी इंक तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसके फ्रूट और इसकी जो बार्क है फल की, उन दोनों को ही एज ए टेक्सटाइल डाई भी यूज किया जाता है। इसके वुड को बहुत सारे फार्म के इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसकी जो बार्क होती है वो लेदर टेनिंग के लिए भी यूज की जाती है। इसको निकल मेटल जो होता है उसका भी एक अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। तो निकल रिमूवल के लिए खास करके पानी में से कई बार उसके लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। इसको इसकी पत्तियां जो है उनको और इसके जो छिलके हैं उन दोनों को ही पशुओं को खिलाने के लिए भी उनका यूज किया जाता है। तो और इसके अलावा इसका रिलीजियस महत्व भी है। हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, ऐसे कई सारे धर्मों में पोमीग्रेनेट जो है वो उसका एक रिचुअल, कई सारे रिचुअल्स में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दाड़िम जो है उसका औषधीय महत्व है, आहार के रूप में भी महत्व है, उसके कई सारे कमर्शियल यूजेस भी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज भी उसकी है। तो इस तरह से दाड़िम एक बहुत ही यूजफुल ड्रग है, मेडिसिनल प्लांट है और फूड है। इसकी कल्टीवेशन की मैं बात करूं अगर, तो ये जो है हॉट क्लाइमेट में होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में होता है। एनुअल टेम्परेचर लगभग इसको 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। 500 से 1000 मिलीमीटर जितनी रेनफॉल इसके लिए सफिशिएंट रहती है। ये एक जहां सूखा पड़ता है उन प्रदेशों में भी ये लग सकता है, इसलिए सूखे प्रदेशों में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जबकि जहां ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है वहां ये अच्छे से नहीं चलता है। इसको एक अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। इसके अलावा इरिगेशन की शुरुआत में और गर्मियों के सीजन में थोड़ी जरूरत होती है इसको। इसका कल्टीवेशन जो है वो सीड से भी किया जाता है और इसकी जो कटिंग्स होती है लगभग 1 मीटर की कटिंग्स जो है वो निकाल के और इमीडिएटली लगभग उनको जनवरी फरवरी में उनको प्लांट कर दिया जाता है। 3-4 साल का प्लांट होने के बाद ही वो फ्लावर और फ्रूटिंग देने लगता है और उसकी अच्छी खासी यील्ड होती है। इसके सेफ्टी एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करूं तो लगभग अभी तक इसका कोई एडवर्स इफेक्ट पाया नहीं गया है। जहां तक एक्सट्रैक्ट की बात करें तो लगभग इसका 0.4 से 1.2 mg पर kg इतना इसका सीड का जो एक्सट्रैक्ट है उसको सेफ माना गया है और उसकी जो लीथल डोज है वो 731 mg पर kg ऐसी स्टडीज कहती है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की दाड़िम, अनार, पोमीग्रेनेट के बारे में कि वो कई सारे रोग जैसे कि तृष्णा में, ज्वर में इसको एक पत्ती की तरह यूज कर सकते हैं, बुखार में, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और पोमीग्रेनेट जूस जो होता है या अनार के बीज जो है वो उसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज ये सब पाई जाती है। आज इन्वायरमेंट डे है, आज वर्ल्ड अर्थ डे है जिसमें हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा जागरूक रहे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि ये जो नेचुरल ड्रग्स है हमारी आहार और औषधि, उनका अधिक से अधिक उपयोग करके हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।